सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आइए हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। आज हिस्ट्री का पार्ट नंबर 8 करेंगे। पिछले पार्ट में हमने वेल्लोर म्यूटिनी को देखा था 1806। ठीक है, आज कहानी आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दो चार्टर एक्ट्स, 1793 का और 1813 का। ठीक है, और इसके अलावा एक ट्रीटी करने वाले हैं जो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, और इसी दौरान मैं समझाऊंगा आपको कि भाई हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि सीक्वेंस से चला जाए, तो सीक्वेंस में एग्जैक्टली हम कहां स्टैंड कर रहे हैं अभी और फिर आगे क्या आने वाला है वो भी थोड़ा आइडिया में दूंगा आपको। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं, ध्यान से देखिएगा फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दोनों चार्टर एक्ट देख लेते हैं, फिर उस ट्रीटी पर जाएंगे। उस ट्रीटी से पहले मैं आपको सीक्वेंस समझा दूंगा। ओके, तो अभी तक फ्रेंड्स हमारे प्राइमरीली दो एक्ट तो आ चुके थे। कौन सा एक्ट? थोड़ा ब्रीफ, बाकी तो हम डिटेल में देख चुके हैं। एक हमारा आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये कब आया था फ्रेंड्स? 1773 में। इस एक्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट किया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल काफी चेंजेस करे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के टर्म्स में, उसके प्रोसेस में। उसके अलावा गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम बदले क्या रखा गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या फोर्ट विलियम बोल सकते हो आप। उसके बाद हमारी प्रेसिडेंसी तीन होती है फ्रेंड्स: बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको किसके सबॉर्डिनेट बनाया जा रहा था? बंगाल वाले गवर्नर के अंदर। ठीक है, सो द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, इनको सबॉर्डिनेट किसके अंडर बनाया जा रहा था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर। ये सबॉर्डिनेशन का प्रोसेस 1773 में शुरू हो गया था, ये आगे और बढ़ाया गया। ठीक है, खासकर फॉरेन पॉलिसी में तो बंगाल वाले गवर्नर की एज होती थी, मतलब वो सुप्रीम होते थे। ठीक है, ये बात शुरू हो गई। एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, हर एक्ट में कंपनी को 20-20 साल के ट्रेड करने की परमिशन मिलती थी, इसलिए अक्सर अगला एक्ट 20 साल बाद आता था। बीच में भी कुछ एक्ट आए, उनकी हम बात करें, ठीक है, वो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अगला एक्ट 20 साल बाद आता था, पर बीच में एक एक्ट आया था यहां पे जो हम पढ़ चुके हैं पहले, पिट्स इंडिया एक्ट। ये 20 साल के बीच में आ गया था, 20 साल बाद नहीं आया था, पर जनरली 20 ईयर्स का इंटरवल फॉलो होता है। ठीक है, सो पिट्स इंडिया एक्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या करा गया था फ्रेंड्स? ये आया था 1784 में। फिर एक एक्ट आया था 1786 में। उसके बाद सीधे जंप लगाते हुए हम लोग कहां पहुंचेंगे जो हम आज पढ़ने वाले हैं? 1793। फिर 20 साल की जंप लगा के हम लोग पहुंचेंगे 1813। दोनों चार्टर्ड एक्ट्स थे। तो ये तीन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एक चीज और समझ लीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो पिछला मेजर एक्ट था इस वाले एक्ट से पहले, उसमें क्या चेंज कर दिए गए थे? एक तो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर वर मेड सबॉर्डिनेट, कंप्लीटली सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो बंगाल में थे। ठीक है, उसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश करा गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद स्टेटस क्या था वो एक बार चार्ट में समझ लो, फिर कहानी में आगे बढ़ाता हूं। क्या था? यहां सबसे नीचे थे गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये बॉम्बे के थे, और ये थे गवर्नर ऑफ मद्रास। ये दो गवर्नर किसके सबॉर्डिनेट या किसके नीचे होते थे? इन दोनों के ऊपर था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये दोनों इसके सबॉर्डिनेट या वो इनके ऊपर, जैसे मैं बोलना चाहे। ठीक है, फिर और कौन थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। पर 1784 के एक्ट के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बन गया था, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इनके बीच में ड्यूटीज डिवाइड भी हुई थी कि ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालते थे और ये लोग कमर्शियल काम संभालते थे। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो आप यहां पे ऊपर देख रहे हैं था 1784 के एक्ट के बाद। 1786 में कुछ चेंजेस करे गए, गवर्नर जनरल को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई सो दैट ही कैन ओवर पावर द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन सम केसेस। वो तो एज कंपेयर टू काउंसिल, गवर्नर जनरल की पावर थोड़ा इंक्रीज करना शुरू करा गया 1786 में। आगे और भी स्टेप लिए गए, पर वो काम यहां शुरू करा गया। ये कहानी अभी तक की बनती है, और 84 के एक्ट के बाद यहां पे हमारी कहानी आके रुकती है। अब यहां से कहानी आगे बढ़ाएंगे। पहले चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे 1793 का, फिर 1813 का। 20-20 साल का एक्सटेंशन मिलता है कंपनी को, वो बाद में आगे बढ़ाया जाता है। तो 1813 के बाद 1833 आएगा, फिर 1853 का चार्टर्ड एक्ट आएगा। ये कहानी चलती रहेगी। ठीक है, तो 1 2 3 ये हो चुके हैं, ये दोनों आज हम करेंगे, फिर बाकी अगली क्लासेस में देखेंगे।
बैकग्राउंड समझ गए ना फ्रेंड्स? तो चलिए शुरू करते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1793, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा। और इन सब के ऊपर तो ब्रिटिश सरकार बैठी है, वो भी ध्यान रखिएगा। इन सब के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट उधर इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, वो देख लीजिए। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत यहां पे नहीं है, जितनी जरूरत है डिटेलिंग की मैं आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रोविजन क्या थे? एक तो 20 साल के एक्सटेंशन की बात तो थी यहां पे। इट एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स। मोनोपोली मतलब ब्रिटेन की सिर्फ यही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड कर पाएगी, कोई और ब्रिटिश कंपनी ट्रेड इंडिया में नहीं कर पाएगी। तो 20 साल के लिए एक्सटेंशन तो मिला। ठीक है, एक्सटेंशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, द चार्टर ऑफ द कंपनी वॉज एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स। भाषा ये भी यूज करी जाती है। और सिर्फ एक्सटेंशन नहीं, मोनोपोली मिली इनको 1793 में, पहली चीज। ठीक है, अगला प्रोविजन देख लीजिए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज गिवन मोर पावर्स एज कंपेयर टू हिज काउंसिल। ठीक है, सो ही कैन, तो गवर्नर जनरल की पावर्स और बढ़ाई गई यहां पे। ही कैन ओवर रूल द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। भाई मान लो कोई वॉर हो रही है, उसमें पूरे डिसीजन नहीं माने जा सकते हैं, तो उस टाइम पे एक पावर गवर्नर जनरल को ज्यादा मिलनी चाहिए, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और वो मिली उनको। सो इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कैन ओवर रूल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ठीक है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे, बीओसी जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1784 में। उसकी सैलरीज अभी तक ब्रिटिश सरकार दे रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। पर इस एक्ट के बाद सैलरीज ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल बी पेड बाय द कंपनी। अब कंपनी पे करेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरीज। ये सवाल भी बहुत कॉमन है कि कौन से एक्ट से प्रोविजन आया था कि बीओसी की सैलरी कंपनी पे करेगी। इन सब के आंसर, हर पॉइंट एक प्रॉबल सवाल है फ्रेंड हिस्ट्री का, और सबका आंसर होगा चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, तो ये मेजर चेंज करा गया। बीओसी की सैलरी अब कंपनी देगी, ब्रिटिश सरकार से नहीं आएगी। ठीक है, आगे देख लीजिए। ईआईसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट वाज अलाउड टू रेज द डिविडेंड टू 10%, मतलब जो अपने एम्प्लॉयज को डिविडेंड देते हैं वो 10 इंक्रीज होकर 10% रख दिया गया था। तो दिस 10% वाला फैक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब अपने एम्प्लॉयज को डिविडेंड, सैलरी, इंटरेस्ट या जितना भी खर्चा है वो करने के बाद एक अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ती थी ब्रिटिश सरकार को। उसके बारे में देख लीजिए। सो आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस, 5 लाख ब्रिटिश पाउंड्स out of this surplus revenue will be paid to the British government. एक्सपेंस, सैलरी, इंटरेस्ट, जितना भी खर्चा करना है, उसके बाद जितना भी सरप्लस रेवेन्यू बचता है उसमें से 5 लाख ब्रिटिश पाउंड किसको देने पड़ेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, चलिए। पर एक बात है इसमें, जो क्राउन था ब्रिटिश में, जो मेन अथॉरिटी क्राउन कुड ऑर्डर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्लीट रेवेन्यू फॉर डिफेंस, ये डी होगा, फॉर डिफेंस, इफ सर्कमस्टेंसेस डिमांड। मतलब अगर सर्कमस्टेंसेस क्रूशल है तो फिर पूरी रेवेन्यू डिफेंस को भी डाइवर्ट करी जा सकती है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर क्राउन को दी गई थी। तो पूरा एप्लीकेशन, पूरे जितना भी रेवेन्यू है वो डिफेंस में डाइवर्ट करने का भी प्रोविजन यहां पे था, क्राउन कर सकते थे इसको। ठीक है, चलिए। बाकी एक और इंपॉर्टेंट चीज, सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, ये करा गया था। इस कारण से जो हमारे रेवेन्यू कोर्ट्स थे वो अबलिश हो गए थे या गायब हो गए थे, जिनको माल अदालत भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर को भी आगे बढ़ाया गया। रेवेन्यू जुडिशियल फंक्शन जो थे कंपनी के, उनको सेपरेट करा गया, इसलिए रेवेन्यू कोर्ट्स चले गए, जिसको माल अदालत भी बोलते हैं। समझ गए? ये कहानी थी हमारी 1793 के एक्ट, जिसमें 20 साल का एक्सटेंशन कंपनी को मिल चुका था। सिर्फ एक्सटेंशन नहीं, मोनोपोली मिली थी। और अब आता है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। ये देखिए, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा पहली चीज, This act authorized East India Company to carry on trade with India for another 20 years. 20 साल का एक्सटेंशन फिर से मिल गया कंपनी को। ठीक है, पर मोनोपोली नहीं मिली। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इंग्लैंड में, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था। काफी और बड़ी कंपनीज वहां पे थी जो बार बार ये डिमांड कर रही थी कि इंडिया को थोड़ा ओपन अप करना चाहिए, ईआईसी के अलावा और लोगों को भी अलाउ करना चाहिए, कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड ना करे, उनको भी मौका मिलना चाहिए। इसी कारण से ये डिसीजन लिया गया कि मोनोपोली हटा दी गई। ठीक है, सो ईआईसी को एक्सटेंशन दिया गया। द चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडेड फॉर 20 इयर्स, बट मोनोपोली नहीं थी। बाकी कंपनीज भी ब्रिटिश की ट्रेड कर सकती थी। ठीक है, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विद 2 एक्सेप्शंस।
दो एक्सेप्शन है जहां पे अभी भी ईआईसी को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली रहेगी, पर बाकी में मोनोपोली हट चुकी थी, बाकी ब्रिटिश कंपनीज भी इंडिया में आके ट्रेड कर सकती थी। तो ये मोनोपोली किसने हटाई थी? 1813 के चार्टर्ड एक्ट ने। ये भी काफी पूछता है कि मोनोपोली किसने हटाई थी? 1813 चार्टर्ड एक्ट। अब दो एक्सेप्शन कहते हैं वो देख लीजिए। ट्रेड इन टी इन इंडिया एंड ट्रेड विद चाइना। तो दो वर्ड ध्यान रखना, चाय का ट्रेड और चाइना से ट्रेड। चाइना से ट्रेडिंग में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली रहेगी, एंड जो इंडिया में चाय का ट्रेड चल रहा है, टी का ट्रेड, उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी। इन दोनों के अलावा बाकी कंपनीज कैन एंटर फॉर ट्रेडिंग। तो ये दो एक्सेप्शन ध्यान रखना, खासकर चाय वाला क्वेश्चन काफी पूछते हैं, और आपका आंसर क्या होगा? चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1830। ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, एजुकेशन और रिलीजन की फील्ड में, सोशल फील्ड में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए, वो देख लीजिए। एजुकेशन में खर्चा करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1813 में डिसीजन लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी विल स्पेंड 1 लाख रुपीज एनुअली फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि 1 लाख खर्चे का डिसीजन कौन से एक्ट में लिया गया? 1813 इज द आंसर। एंड वन मोर थिंग, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको परमिशन मिली 1813 के एक्ट से कि वो इंडिया आ सकती हैं और अपना रिलीजन, मतलब क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट या प्रीच कर सकते हैं। इससे बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, आगे आने वाले रिवोल्ट्स में ये भी एक फैक्टर रहा। तो क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आ सकती हैं, अपने धर्म को प्रीच करके उसको बढ़ा सकती हैं। तो ये दो तो भी ध्यान देना, इकोनॉमिक्स रीजन के अलावा। एक तो एजुकेशन पे खर्चा 1 लाख रुपीज एनुअली, एंड क्रिश्चियन मिशनरीज का इंडिया में एंट्री अलाउ करी गई। सारी चीजें 1813 के चार्टर्ड एक्ट से करा गए। समझ गए? चलिए, दोनों एक्ट हमारे खत्म हो चुके हैं। अब सीक्वेंस समझ लो, फिर बस ट्रीटी ऑफ अमृतसर करनी है, फिर कहानी खत्म। देखिए फ्रेंड्स, वेलेस्ले का टेन्योर 1805 में खत्म हो गया था, फिर जॉर्ज बार्लो आए थे 1805 से 1807 के बीच में, जिन बहुत इवेंटफुल यहां पे कुछ नहीं हुआ था, बस एक म्यूटिनी हुई थी, वेल्लोर म्यूटिनी, जो हम लोग, वो वेल्लोर म्यूटिनी पढ़ी थी ना आपने पूरी, वो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है, वो हम पूरा पढ़ चुके हैं 1806 वाली वेल्लोर म्यूटिनी। ठीक है, तो बार्लो के टाइम पे म्यूटिनी की बात थी, वो हम पढ़ चुके हैं, और कुछ यहां पे नहीं पढ़ना। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो। तो वेलेस्ले के बाद बार्लो 2 साल के लिए, फिर लॉर्ड मिंटो आते हैं। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 के बीच में रहते हैं। इनके टेन्योर में दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने लायक हैं। एक तो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, और एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। इसलिए वो ट्रीटी में इसी वीडियो में पढ़ा के इस चीज को वाइंड अप कर दूंगा, और उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे अगली क्लास में लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ, जो 1813 से 1823 के बीच में आए थे। तो यहां तक कहानी मैं पूरी कर दूंगा। बार्लो वाला हम पढ़ चुके हैं, म्यूटिनी ऑफ वेलोर हम पढ़ चुके हैं, लॉर्ड मिंटो में एक्ट 1813 का एक्ट हम पढ़ चुके हैं, बस बचता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर ये कहानी खत्म, ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए हम हेस्टिंग्स वाली कहानी शुरू कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। पहले तो डेट देखिए, ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? अप्रैल 25 1809 को साइन हुई थी। कुछ बेसिक्स जानने हैं बस, बहुत डिटेल में नहीं जाना हमको। अप्रैल 25 1809 में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक, अब किसके बीच में साइन हुई थी? ये साइन हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के बीच में। रंजीत सिंह कौन थे? जो पंजाब में सिख किंगडम थी उसके हेड। सो रंजीत सिंह वॉज द हेड ऑफ द सिख किंगडम ऑफ पंजाब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे वहां के। इनके बीच में साइन हुई थी। अब ध्यान दीजिएगा, रंजीत सिंह had established a capital at Lahore in 1799 when he defeated जमान शाह। तो रंजीत सिंह जमान शाह को पहले ही हरा चुके थे। जमान शाह कौन है फ्रेंड्स? अफगान लीडर, पहले बताया था मैंने इसके बारे में। अफगान लीडर, उनको रंजीत सिंह पहले हरा चुके थे, और रंजीत सिंह कैपिटल, एक कैपिटल उन्होंने लाहौर में बनाया था 1799, और ये ट्रीटी साइन होती है 1809 में। किन कारणों से साइन हुई, रीजन बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए, इसमें एक तरफ रंजीत सिंह थे और एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन सा इंसान गया था, वो एग्जाम में काफी आता है, एंड उनका नाम देख लीजिए, चार्ल्स टी मेटकैफ। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय चार्ल्स टी मेटकैफ। इन्होंने साइन किया था ये ट्रीटी ब्रिटिशर्स की तरफ से। ठीक है, और इसमें एक अच्छी बात हुई थी, इंडो सिख रिलेशंस फिर बहुत लंबे टाइम के लिए सेटल हो गए थे। कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट इसके बाद बहुत लंबे टाइम तक नहीं हुआ। ठीक, तो जो टसल थी, कॉन्फ्लिक्ट की कोई चांस यहां पे थी नहीं। इस ट्रीटी के बाद काफी लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर जनरेशंस, इंडो सिख रिलेशंस सेटल हो गए थे।
ठीक है। अब ये तो बेसिक्स हो गया ट्रीटी का। अब ये समझ लो फ्रेंड्स कि ये ट्रीटी हुई क्यों थी और इसके बाद क्या डिसीजन हो गया, बस दो बातें, फिर कहानी खत्म। ये देख लो। देखिए इसमें दो फैक्टर मेन होते हैं। पहला फैक्टर, फ्रेंच डिक्टेटर नेपोलियन पूरा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में था। पूरा दुनिया भर में वो अपना स्प्रेड कर रहे थे, जीत रहे थे वॉर्स। तो एक्सपेंशन ऑफ नेपोलियन जो कि फ्रेंच डिक्टेटर हैं, वो बहुत परेशानी की बात थी ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, कि ब्रिटिशर्स को उससे खतरा ना हो। तो यहां पे एक जरूरी चीज है, नेपोलियन की ट्रीटी ऑफ तिलचित जो उन्होंने रशिया के हाथ करी थी 1807 में। अब देखिए इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लो, बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बहुत नहीं जाना हमको। नेपोलियन ने हराया था रशिया को और प्रूशिया को, और उसके बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ तिलचित। उस जगह का नाम था तिलचित। ठीक है, ये ट्रीटी हुई थी रशिया के साथ और प्रूशिया के साथ, जिसमें प्रूशिया को तो बहुत नुकसान पहुंचा था, पर यूरोप के काफी हिस्से रशिया और फ्रांस ने आपस में बांटे थे। ठीक है, तो बेसिकली मेनली रशिया के साथ थी। प्रूशिया को तो प्रूशिया के साथ भी ट्रीटी थी, पर बहुत नुकसान हुआ था उनको। ठीक है, अब रशिया और फ्रांस, फ्रांस अंडर नेपोलियन, उन्होंने काफी हिस्से यूरोप के आपस में बांटे थे। तो नेपोलियन जीतता जा रहा था और ये थोड़ी खतरे की बात थी ब्रिटिशर्स के लिए। एक तो ये रीजन था। उसके बाद रंजीत सिंह, ही ऑल्सो ट्राइड टू ब्रिंग द सिस सतलज स्टेट्स अंडर हिज कंट्रोल। ध्यान रखिएगा, उस क्षेत्र में, ये जो पंजाब एरिया था, उसमें सतलज नदी बहती थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि सतलज नदी के साउथ वाला, मतलब सतलज नदी तक का जो हिस्सा था इंडिया का, वो ब्रिटिशर्स के अंडर रहे। उसके बाद रंजीत सिंह पूरा वहां पे राज करे। ठीक, पर रंजीत सिंह वॉज ट्राइंग फॉर सिस सतलुज, मतलब सतलुज नदी के साउथ के हिस्से को ऑक्यूपाई करने का वो प्रयास कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे। तो ये इंटरनेशनल रीजन और ये डोमेस्टिक रीजन, ये दो रीजन थे यहां पे। नेपोलियन का खतरा और रंजीत सिंह के जो अटेम्प्ट थे सिस सतलुज, सतलुज के साउथ के स्टेट्स को ऑक्यूपाई करने का प्रयास, जिसको ब्रिटिशर्स रोकना चाहते थे। इन दोनों कारणों से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। बैकग्राउंड समझ गए? इतना थॉट्स या कॉन्सेप्ट काफी रहेगा। अब देखिए, सो ब्रिटिश वांटेड अ डिफेंसिव ट्रीटी अगेंस्ट द फ्रेंच। फ्रेंच से बचाव करने के लिए रंजीत सिंह के साथ भी ट्रीटी वो चाहते थे। और बाकी दे ऑल्सो वांटेड कंट्रोल ऑफ पंजाब अप टिल सतलज रिवर। दोनों रीजन थे। एक तो फ्रांस के खतरे जो नेपोलियन एक्सपैंड करता था, उस खतरे को हटाने के लिए ट्रीटी चाहते थे, एंड सतलुज तक का एरिया, मतलब उसके साउथ का पूरा एरिया मिल जाए ब्रिटिशर्स को, वो चाहते थे। नॉर्थ में रूल करते रहे रंजीत सिंह। ठीक है, एक बात मैं और बता दूं, जो जमान शाह को हराया था ना रंजीत सिंह ने, इसके बाद इनको महाराजा ऑफ पंजाब बोलते थे। ठीक है, क्लियर होगी बात? और ये ट्रीटी साइन हो गई, बहुत लंबे समय तक चली, टेंशन खत्म हो गया, और काफी समय तक इंडो सिख जो भी रिलेशन थे पूरे स्टेबल हो गए यहां पे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, दिस ट्रीटी फिक्स द फ्रंटियर ऑफ लैंड कंट्रोल बाय रंजीत ब्रॉडली अलोंग द लाइन ऑफ सतलुज रिवर। तो अलोंग द सतलुज रिवर के एक एक बाउंड्री सी बना दी गई। इस ट्रीटी के बाद सतलुज नदी को बाउंड्री समझा गया। उसके नॉर्थ में रंजीत सिंह पूरा राज कर रहे थे, साउथ का ब्रिटिशर्स को मिल गया। तो ये इस पैक्ट से कहानी निकल के आती है। तो ये पूरी कहानी है, फ्रांस का रीजन, नेपोलियन वाला रीजन, और वो सिस सतलुज एरिया ऑक्यूपाई करना चाहते रंजीत सिंह। पैक्ट हो गया, ट्रीटी हो गई अमृतसर की। उसके बाद क्या हो गया, डिसीजन हो गया भाई, बाउंड्री बन गई। कौन सी बाउंड्री? सतलुज रिवर। नॉर्थ में आप रहो रंजीत सिंह, साउथ का एरिया ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया। तो एक बाउंड्री सेटअप हो गई, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए, स्टेबलाइज हो गए इंडो सिख रिलेशन। तो दिस वाज ट्रीटी ऑफ अमृतसर, साइंड इन द ईयर 1809। ठीक, और यहां पे लॉर्ड मिंटो वाली कहानी भी पूरी हो जाती है। मतलब यहां तक हमने पूरा कर लिया। अगली क्लास में आई विल स्टार्ट विद लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे। इनके टेन्योर में भी काफी एक्सपेंशन हुआ, काफी वॉर्स हुई, काफी ट्रीटीज हुई, और काफी रिफॉर्म्स भी हुए। हम सब की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले हिस्ट्री के पार्ट में। आगे बात समझ में फ्रेंड्स? तो ये था हिस्ट्री का 8 पार्ट। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स फीडबैक में कि कैसा लग रहा है आपको चीजें, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। उसके बगल में बेल की घंटी, उसको क्लिक कर देना, ताकि वीडियो जैसे रिलीज होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, सुनने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।